हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों और आपको क्लास में याद हो जाएगा। ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है, कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। सबसे बढ़िया फिजिक्स में आपको याद करना है तो सबसे पहले आपको फार्मूला को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिगर को समझना पड़ेगा, फिर तो परिभाषा यूं ही आपको याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। रटा हुआ आप भूल जाएंगे लेकिन कभी समझा हुआ चीज नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर मैं आपको दे दिया हूँ प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि आपको क्लासेस वगैरह मिलेगा, नोट्स जो भी होगा मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरे बने रहे पूरे मन से प्यारे बच्चों। अगर आपको जो क्वेश्चन पता ना रहे उसको आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, बेहतर तरीके से आइए और बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट भी सब्जेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, और बिहार बोर्ड से ज्यादा संबंधित होगा। लेकिन आप बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप लोग देख रहे हैं सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बोर्ड में ये सारा चीज टॉपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है प्यार बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी आसान भाषा में मैंने लिखा है। ठीक है, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, पहली बात आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें समझने वाली चीज है, इसमें फिगर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा समझो कैसे हुआ से। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षित, बचाव। तो संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? 2020 में और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब कब? 2020 और 22 में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। यानी आपके परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ये और साथ में आसान भाषा में है। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, वैसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि विद्युत आवेश जिसे न तो न उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। मतलब आवेश है तो हम लोग कभी भी आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरा वस्तु में लग रहेंगे तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन कभी भी आवेश को जन्म नहीं दे सकते हैं। दो वस्तुओं को आपस में लगेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। तो मान लो आवेश का स्थानांतरण भी होगा तो आवेश का कभी जन्म नहीं होगा, सिर्फ स्थानांतरण होगा। तो ध्यान से देखिए, विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बहुत आसान चीज है, बस आवेश न तो उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है। यानी आवेश अमर है, उसको ना कोई मार सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना उसे जन्मा सकता है। ये आवेश की पावर है। ठीक है, तो ये होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसका खोज करने वाले हमारे महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 के आसपास में इस नियम को दिया था। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए प्यार बच्चों। सबसे आसान भाषा मुझे पता है कि मैंने इसको करवाया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा प्यार बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रमोशन नहीं, आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। उससे पहले जो विद्यार्थी क्लास 12 का नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो ले लीजिए प्यार बच्चों फटाफट से। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना 9142 क्यों जरूरत है? हाँ जरूरत है आपको, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं प्यार बच्चों, बहुत आसान है। आसान है लेकिन आसान भाषा में आपको पढ़ना पड़ेगा। आसान भाषा में हर चीज आपको करना पड़ेगा। किताबें भाषा के चक्कर में रहोगे तो पहली बात याद नहीं होगा और दूसरी बात आप लोग याद भी करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए आसान भाषा में होना चाहिए, जो कि आप लोगों को इस नंबर पर नोट्स मिलेगा।
ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले ही बोल दिया, प्रमोशन कुछ नहीं है, ठीक है। और हर साल लड़ता है, बस मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अगर आप मेहनत करते हैं तो 470 प्लस कोई बड़ी बात नहीं है। कहोगे बड़ी बात नहीं तो क्या बात है, आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन मेहनत करने के बाद 470 नंबर भी बहुत कम है, ठीक है। अभी आप मेहनत नहीं किए इसीलिए आपको लग रहा है ऐसा। एक बार मेहनत करके देखिए, बोर्ड एग्जाम का थोड़ा क्वेश्चन लेवल देखिए 12th का, फिर बोलिए। अगला क्वेश्चन आइए, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहलाता है। देखो आप लोग तो अगर मान लीजिए रटते आ रहे थे तो मैं आपको समझाते आ रहा हूं, तो देखिए समझिए क्या कहता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब समझते हो, आपका जो मोबाइल स्क्रीन है ना, वो आपका क्षेत्रफल है। मोबाइल का सीन कुछ इस प्रकार से होगा, तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, तो मान लीजिए इस क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल है ना, है तो कहोगे हाँ ये तो क्षेत्रफल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल क्या है, ए है, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, ए। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का, किसका फैलाव है, Q प्लस का मतलब आवेश, आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो देखिए वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व का परिभाषा, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, यानी क्षेत्रफल ना ये है, क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है, तो इसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं या पृष्ठ घनत्व कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। और यह एक अदिश राशि होती है, क्या उस राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसको पहले बात सिग्मा से सूचित करते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q बटे ए, यानी कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है, क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव है, किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है, उसे वैद्युत क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कितना आसान है ना, क्योंकि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव है, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है, मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है और आवेश Q है, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर Q बटे ए फार्मूला होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे, सिग्मा बराबर Q बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मात्रा किसका निकालेगा प्यार बच्चों, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिग्मा बराबर Q बटे ए, तो यहाँ से निकलेगा आवेश का मात्रा कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, और विमा निकालेगा तो यहाँ पर सिग्मा बराबर Q बटे ए होता है, तो आवेश का विमा 8a और क्षेत्रफल का विमा एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ATL की घात -2, ये हो जाएगा विमा। कोई दिक्कत एकदम नहीं मेरे प्यार बच्चों, तबाही मचा देगा। अगर नोट्स बनाते चले आए तो फिगर बनाते हुए चलेगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको पहले में नंबर दे दिया हूँ, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है और आपको ग्रुप में भी जोड़ देना है। आपको बोलना है कि नोट्स हमको चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा और आपको पढ़ के टॉपर बनना है। अगर आपको मकसद है फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप 6 महीना 7 8 9 महीना 10 महीना आराम कीजिए, ठीक है। 1 महीना बचेगा, अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं हो पड़ेगा तो खाली एग्जाम में लिख किया जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं पढ़ा रहे, हमको टॉपर लिस्ट में जाना है, इसके लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट डिवीजन पढ़ना है तो साल भर मेहनत की आराम कीजिए। देखिए आवेश का आयतन घनत्व, देखो आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार के होता है। एक आवेश का रैखिक घनत्व भी होता है, जो लंबाई पर आवेश का फैलाव होता है, ठीक है। तो ये आपका आवेश का क्या है, आयतन घनत्व। तो देखिए वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, कैमरा देखिए हो, कैमरा कौन सा कैमरा, जिस कैमरे में बैठे हो उससे कहेंगे आवेश का आयतन घनत्व। कैसे, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए अपने रूम के कैमरों को, एक जो छक्का का गोटी नहीं होता लूडो, उसी के आकार का है कि नहीं, कहोगे हाँ, या तो आयताकार हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसमें बताइए लंबाई है कि नहीं, चौड़ाई है कि नहीं, ऊंचाई है कि नहीं, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या दर्शाएगा, आयतन, आयतन दर्शाएगा मेरे प्यारे लाल। उसने वही ना पूछा गया आवेश का आयतन घनत्व। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत आवेश के कौन सा पदार्थ है, वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ है, तो ध्यान दीजिए ये हो गया आयतन। इस पर जो आवेश का फैलाव है इसी को कहेंगे आवेश का आयतन घनत्व। किसका फैलाव है, आवेश का, क्या चाहिए ये, आयतन। आयतन का मतलब भी, आयतन का मतलब भिन्न होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, मतलब मेरे प्यार बच्चों रो बराबर आयतन पर किसका फैलाव है,
आयतन पर किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है। तो यही कहेंगे हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। ये क्या हो गया, क्यू हो गया, नीचे में आयतन भी हो गया। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, मतलब आवेश का जो फैलाव होता है, मतलब कि जो फैला हुआ होता है आयतन पर, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। क्या चीज, रो से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। आवेश लग गया तो वो एक अदिश राशि है। अगर आप सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं और ये आप गलती कर रहे हैं, फिगर को नहीं बना रहे हैं, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और देख लीजिए, मान लिया कि किसी पदार्थ का आयतन भी होगा। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आयतन भी हो गया, और आवेश क्या हो गया, क्यू हो गया। तो आवेश का आयतन घनत्व तो क्या हो जाएगा, रो बराबर क्यू बटे भी, मतलब कुल आवेश बटे कुल आयतन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से मात्रक को निकाल सकते हैं कि रो बराबर क्यू बटे भी से, क्यू बटे भी आवेश का मात्रक कुलाम, आयतन का मात्रक मीटर के घात 3। तो ये हो गया। और विमा इसी प्रकार से निकालना है, क्यू बटे भी है तो आवेश का विमा एटी हो गया और आयतन का विमा एल क्यू हो गया। तो यहाँ पर ए टी एल की घात -3, तो ये बीमा हो जाएगा। इसको बार के कोष्ट में रखना है। ठीक है, तो ये बीमा हो गया। आई होप एकदम अच्छा तरीका से आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपके मैट्रिक में कितना नंबर आया था और आपका नाम क्या है। ठीक है, ये जानना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो क्या कितना नंबर मैट्रिक में लाया, कितना जिम्मेवारी के साथ पढ़ा था। ठीक है, जानना चाहते कमेंट। और जो कम नंबर आया, किसी का मेहनत किया था या मेहनत नहीं किया, उसके लिए चांस है 12th में बहुत बढ़िया करने का। इस चांस को गवाइए नहीं, दोबारा 12th नहीं आएगा। देखिए, आवेश के गुण को लिखिए। देखो, आवेश पहली बार संरक्षित होता है। कैसा होता है, आवेश संरक्षित, मतलब कि आवेश होता है संरक्षित होवे करता है। आवेश को कभी नष्ट कर सकते, बताइए, उत्पन्न कर सकते नहीं। देखो, आवेश एक अदिश राशि है, सबको पता है, शुरू में बताया था आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, मतलब क्वांटमीकृत का मतलब होता है क्वांटमीकृत, मतलब ये कि आवेश मान लीजिए जाएगा तो संख्या 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, कभी दशमलव में नहीं जाएगा। आवेश के क्वांटमीकरण में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें बताया कि आवेश जो होता है पूर्ण गुणज होता है, मतलब आवेश 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन कभी दशमलव में नहीं हो सकता, बट्टा में नहीं हो सकता है। और देखिए, आवेश संरक्षित होता है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। आवेश संरक्षित होता है मतलब कि आवेश को मतलब नष्ट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आवेश सतत होता है, मतलब आवेश लगातार होता है। सतत के मतलब लगातार, यानी कि आवेश होता है लगातार होता है। आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश का जोड़ होता है। योगात्मक मतलब जोड़, आवेश योग के रूप में होता है। तो ये चारों पांचों गुण जो है आपको याद रखना पड़ेगा। कोई दो एक गुण आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको बना लेना है। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। और इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आवेश अदिश राशि, आवेश क्वांटमीकृत है, आवेश संरचित, आवेश सतत है, आवेश योगात्मक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखो, ये क्वेश्चन मैं बढ़िया था समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, गुलाम के नियम को समझाइए। ठीक है, गुलाम के नियम को समझाइए। तो ध्यान दीजिए, गुलाम का नियम नहीं प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। गुलाम के नियम को लिखें। गुलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अरे रट्टा नहीं मारना प्यारा लाल, अरे समझना है। देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, उनके बीच के दूरी के बार के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए कैसे मैंने बोला, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आपका Q1 है। ठीक है, क्या चाहिए, यहाँ पर आपका Q1 आवेश और यहाँ पर Q2 आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या है, बताओ मेरे प्यारे लाल, क्या है दूरी, तो R न है। तो ये हो गया R इसके बीच की दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो गो आवेश मिल रहा है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कैसा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। बताइए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले, F का मतलब क्या होता है, बल, पता है ना, F का मतलब बल। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है कि नहीं, ऐसे का मतलब होता है समानुपाती। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच के दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दोनों के बीच जो बल आवेश लगेगा ना, बल लगेगा ना, तो इनके बीच की दूरी के, तो दूरी क्या है, R है, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन,
तो ये बल होता है। तो ये आपका होता है दोस्तों कूलाम का नियम। इसको समीकरण 1 कीजिएगा और यहाँ पर इसको समीकरण 2 कीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। एफ का मान यहाँ से निकालेगा तो निकाल देगा के इंटू Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, और के का मान यहाँ पर रख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो और बड़ा मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बनाना होता है कूलाम का नियम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, इतना आसान है कि आप लोग भी कर सकते हैं ना? तो बिल्कुल, तो देखिए कोई नियम बोला कोई बड़ी बात नहीं है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। बीच की दूरी r है, उसके वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम जो है, पहली बात तो दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ये Q1 है और ये Q2 है, ध्यान दीजिए यह दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए? ये जो होता है दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, पता है। और यह दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। ये दोनों आवेश जो होता है स्थिर होता है, पता है, ये दोनों आवेश स्थिर होता है, तो दो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और ये नियम 10 से की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यानी कि ये नियम जो है, नियम 10 की घात -14 से लेकर 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू होबे नहीं करता है। ठीक है, तो ये कहता है कूलाम के नियम की सीमाएं, तो इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण था जी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा देखिएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र में इज्जत से बोल दिया, देखो विद्युतीय क्षेत्र लग जाता है इज्जत से हो जाता है। अगर शॉर्ट में आपको बोलना ना, तब ऐसे ऐसे बोल देंगे विद्युतीय क्षेत्र एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इज्जत से बोलना है, एकदम एकदम मान उसका सम्मान के साथ बोलना है, तो एकदम रिस्पेक्ट के साथ ऐसे बोलना है। विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर शॉर्ट में बोलना है तो परिभाषा पहले समझ लीजिए, रट्टा बाद में मारना। ठीक है, परिभाषा को पहले समझना है। मान लीजिए क्या विद्युत क्षेत्र है, क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र में मान लीजिए एक एकांक आवेश Q है। ठीक है, एकांक आवेश Q है, तो इस पर जो बल लगेगा, किस क्या लगेगा? इस पर जो बल लगेगा, इस बल को ही विद्युत तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत तीव्रता कहेंगे। तो ध्यान दीजिए ये वाला जो गोलका चीज बा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स? विद्युतीय क्षेत्र। क्या चाहिए? ये विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश Q बराबर 1, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले F का मतलब बल, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या बोल सकते हैं लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आकर्षण का मतलब आकर्षित करने वाला, विकर्षण मतलब प्रतिकर्षित करने वाला। ठीक है, इसे कैपिटल ई से सूचित करते हैं। क्या? ई सदिश से सूचित करते हैं। और यह एक सदिश राशि होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट बटा मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब यहाँ पर विमा देखिएगा तो कैसे निकला, तो ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला था E बराबर F बटे Q। बल का विमा क्या होता है? एम एल होता है, टी की घात -2 होता है। और आवेश का विमा क्या होता है? AT होता है। तो इसका निकालेगा विमा तो M हो जाएगा, L हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, A की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका विमा निकलता है। एकदम बढ़िया तरीका से आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए प्यार बच्चों, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा पढ़ा रहा हूं तो फायदा हो रहा है कि नहीं। मैंने परिभाषा बोला कि विद्युतीय क्षेत्र, ये क्या चाहिए? गोल का विद्युतीय क्षेत्र है, एकांक आवेश पर लगने वाला, F का मतलब बल, लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, एक सदिश राशि होता है, इसका मात्रक बोर्ड पर जितना लिखा है ना आपको बोर्ड में भी लिखना पड़ेगा, ताकि नंबर आपका जो है ना कटे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देख लीजिए विद्युत ध्रुवाघूर्ण क्या है। देखिए विद्युत ध्रुवाघूर्ण, पहले फिगर समझिए फिर तो याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, विद्युतीय द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, पहले बात विद्युत ध्रुवाघूर्ण की जो दिशा होती है -Q से लेके +Q तक होती है। तो ध्यान दीजिए विद्युत ध्रुवाघूर्ण की ये फिगर है, तो मैं बोलूंगा कि इसको नाम बोला जाता है विद्युतीय द्विध्रुव। इसका नाम क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव।
ये जो मैंने फिगर बारह पढ़ा ना, इसका नाम है विद्युतीय द्विध्रुव। ठीक है, तो इसका परिभाषा बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कि विद्युतीय द्विध्रुव का, इसका नाम क्या, विद्युत द्विध्रुव, और क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक कॉमन शब्द आ गया आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव इसका नाम है, तो इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश, दो आवेश दिख रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए। ठीक है, उसका परिमाण उसके लंबाई के, उस उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। विद्युत ध्रुवाघूर्ण को पी वेक्टर से सूचित करते हैं। तो बोलेंगे कि वैद्युत ध्रुव का, इसका नाम क्या है, मैंने बोल दिया शुरू में, इसका नाम ही है वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। यानी विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसे पेश सदिश से सूचित करते हैं, जो को लिखा मैंने। अब विद्युत ध्रुवाघूर्ण जो होता है, ये एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर कहां से आ गया भाई, तो देखो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। फार्मूला क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व। तो मात्रक देखिए कैसे निकलता है, आवेश क्यू का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई ट्वेल्व का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और दो का कोई मात्रक नहीं होता है। कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा मात्रक, देख लीजिए कूलाम इंटू मीटर मात्रक होता है। इसका एक और अन्य मात्रक डेबाई भी होता है। क्या होता है, डेबाई। एक कूलाम मीटर का मान पहले जान लीजिए कितना होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक कूलाम मीटर का मान होता है 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई। कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई 1 कूलाम मीटर। अगर एक डिवाई पूछेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 10 की घात माइनस 29 कूलाम मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा एक डिवाई का मान। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, कहीं पर आपको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ढाला है, ताकि आप लोग उस अकॉर्डिंग ढलेंगे, टॉपर बनेंगे। बीमा देख लीजिए, पी बराबर क्यू तो 12 होता है ना, तो आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, लंबाई का बीमा एल होता है। ये 11th का थोड़ा बेसिक होता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एटीएल इसका बीमा होता है, ध्यान रखना। विद्युत फ्लक्स क्या है, देखिए विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इसके लंबवत जो भी विद्युतीय बल रेखाएं गुजरेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं फिगर को, बताइए, यही है विद्युत फ्लक्स। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र है, इसके लंबवत गुजर, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, तो काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, काल्पनिक, मैंने कल्पना की हुई पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ के, ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये पृष्ठ कौन सा है, काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजर रहा है, देखिए ना आप लोग कल्पना कीजिए, इसके लंबवत गुजर रहा है, तो इसके लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा, ये जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा बोलेंगे। तो विद्युत बल रेखा की वो संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देख लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस स्थल से विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ए इंटू डी, विद्युतीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, इसे फाई से सूचित किया जाता है। अब इसका मात्रक देख लीजिए कैसे निकलता है, फाई बराबर ए इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पता है विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मीटर से मीटर काटेगा तो एक मात्रक वोल्ट मीटर निकलेगा, एक और निकलेगा तो फाई बराबर ए इंटू डी होता है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, विद्युत तीव्रता का न्यूटन बटे कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये वाला मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम भी, और साथ में इसका बीमा निकालना है तो बीमा भी निकाल सकते हो प्यारे स्टूडेंट आसानी से। फाई बराबर क्या होता है बीमा, फाई बराबर ए इंटू डी होता है फार्मूला।
तो फाइव माने विद्युत तीव्रता का विमा क्या होता है, करवाएं एम एल टी की घात माइनस रे ए की घात माइनस वन इंटू क्षेत्रफल का विमा क्या होता है एल स्क्वायर होता है। तो इसको कर लीजिए एल की घात 3 हो जाएगा, तो ये विमा निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से। तो हर चीज को आप लोग गहराई में पढ़िए, और जो भी डाउट होता है तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी डाउट होगा इस नंबर पर आप लोग डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और साथ में आप लोग को नोट्स लेने का प्रयास करना चाहिए ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करना है। क्या करना है, मेहनत करना मेरे प्यार, एकदम मेहनत। आज ये अगला क्वेश्चन, अपेक्षिक पराबाध्यता क्या है। तो अपेक्षिक पराबाध्यता किसी माध्यम, देखो फार्मूला देख लो, इसका फार्मूला होता है ई आर बराबर ई बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं अपेक्षिक पराबाध्यता। क्या बोलते हैं, जो एप्सिलॉन आर है इसी को अपेक्षिक पराबाध्यता। तो ध्यान दीजिए, अपेक्षिक पराबाध्यता किसी माध्यम की पराबाध्यता, ये वाला जो है किसी माध्यम की पराबाध्यता, नीचे में निर्वात की पराबाध्यता, यानी ये वाला को क्या बोलेंगे माध्यम, नीचे वाला को निर्वात। तो अपेक्षिक पराबाध्यता किसी माध्यम की पराबाध्यता निर्वात के पराबाध्यता के अनुपात को अपेक्षिक पराबाध्यता या निरपेक्ष पराबाध्यता कहते हैं। इसे ई आर से सूचित करते हैं कि मान लिया किसी माध्यम के पराबाध्यता एप्सिलॉन है और निर्वात के पराबाध्यता क्या है, मेरे निर्वात की पराबाध्यता एप्सिलॉन नॉट है। तो इसी को अनुपात को हम लोग बोलेंगे अपेक्षिक पराबाध्यता। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट का अनुपात है, तो ना ही इसका मात्रक ना ही विमा होता है। तो आसानी से ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन, पराबाध्यता शर्त देख लीजिए, ऐसे तो महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है किसी विद्युतीय क्षेत्र के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जहां विद्युत जो पदार्थ होता बिना भंजन के सहन कर पाता है, तो उसे हम लोग पराबाध्यता समर्थ कहेंगे। से अलग अलग चीजों का पराबाध्यता समर्थ होता है, जैसे हवा का पराबाध्यता समर्थ अनंत होता है, उसी प्रकार से हवा का पराबाध्यता स्थिरांक 1 होता है, इस समर्थ है। अगला देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हम करवा रहे हैं। चैप्टर 1 का अगर मान लीजिए बहुत सारा सब्जेक्टिव बन जाता है, लगभग भी 15 को पल से बनेगा। ठीक है, अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए ना तो 15 पार हो जाएगा, लगभग 18 तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन बैंक से सवाल सेलेक्ट किए जो महत्वपूर्ण है, कुछ नया क्वेश्चन। देखिए, विद्युत बल रेखा क्या होता है, तो विद्युत बल रेखा उस बल रेखा को कहते हैं जिस पर स्वतंत्र वेग चलता है, चलने की पहला बात तो आपको समझना चाहिए विद्युत बल रेखा क्या होता है। तो विद्युत बल रेखाएं उस बल रेखा को, देखिए पहले बात तो विद्युत बल रेखाएं एकांक आवेश के कारण उत्पन्न, पहले का क्लास क्यों गलत आपको पता होगा। विद्युत बल रेखा एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले उस बल रेखा के समान चलते हैं जिस पर स्वतंत्र वेग चलता है, चलने की प्रवृत्ति रखता है। बहुत अच्छा तरीका से फिगर से समझाएंगे, अगर फिगर पर लौट जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। इसलिए पहले जान लीजिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है। देखो, विद्युत बल रेखा पहले बात काटेगा एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेदी जो बिंदु होता है ना उस पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ये वाला विद्युत बल रेखा से इधर, देखिए बढ़िया से फिगर लेते हैं, देखिए इस कलर में ले लेते हैं और एक इस कलर में ले लेते हैं। ठीक है, इस कलर पर विद्युत बल रेखा इधर खींचा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और इस वाला जो कलर है इस पर जो विद्युत बल रेखा है इधर खींचा जा सकता है। बताइए, किसी स्पर्श बिंदु पर आप मान लीजिए इस बिंदु पर खड़े हैं, तो या तो उधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं, दोनों जगह ना चलेंगे तो कभी नहीं चल सकते हैं। तो दोनों जगह नहीं चल सकते, तो उसी प्रकार कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, दो का स्पर्श रेखाएं ना तो कभी भी नहीं खींची जा सकती है। इसीलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा होता है ना कि इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से बंद वक्र की ओर ऐसे, लेकिन कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये हम काट देना जानबूझ के, देखिए, लेकिन काटेगा नहीं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया तो उसके लिए मैं ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हैं अपना नाम और मैट्रिक में नंबर कितना आया है तो जरूर से बता दीजिएगा, फिर हमको वो भी पता चल जाएगा और साथ में आप लोग ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, हाय हेलो करने से बढ़िया कि अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। ठीक है, हम भी जान जाएंगे आप कौन है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और प्रयास रहना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आना है और ग्रुप में आपको जुड़ जाना है और अच्छे तरीके से क्लास भी करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।